नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आपने इमरजेंसी का नाम सुना होगा, आपातकालीन का नाम सुना होगा। यह आपातकालीन स्थिति भारत में एक बार आई थी, जिसके ऊपर कंगना रनौत की आने वाली फिल्म प्रकाशित होने वाली है। इसका नाम है इमरजेंसी। यह इमरजेंसी किस बेस पर बनाई गई है, यह मूवी किस बेस पर बनाई गई है और इंदिरा गांधी का किरदार निभाने वाली कंगना रनौत, उन पर भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि इंदिरा गांधी को बदनाम करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। पर आपको बता दूं, 1975 में भारत देश में आपातकालीन स्थिति इंदिरा गांधी ने घोषित की थी, जिसमें उन्होंने यह भी कहा था कि आम जनता, आम आदमी को इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने टीवी न्यूज़ मीडिया पर, टीवी पर बहस भी देखी होगी इमरजेंसी को लेकर। आपके घर में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को लेकर बहस भी होती होगी। इसके लिए आपको इस इमरजेंसी को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि 1975 में यह इमरजेंसी किस लिए लगाई गई थी और उस टाइम पर जो मीडिया है, सुप्रीम कोर्ट है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो क्या कर रही थी। उस टाइम पे किसी ने इसके बारे में कुछ कार्यवाही की थी या नहीं की थी, इसी इमरजेंसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का थिंक टैंक में स्वागत है। लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत जो कि रूस में हुई थी, उसके बाद इंदिरा गांधी को एक बड़ा मौका मिला, जिसके चलते इंदिरा गांधी को एक भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। तभी से कांग्रेस में उथल पुथल और बुलबुले उठने शुरू हो गए। इसके बाद जो कांग्रेस के एक बड़े नेता थे 1967 में, जिनका नाम था मोरारजी देसाई, उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया। पर कांग्रेस आपातकालीन स्थिति आई थी 1975 में, आपातकालीन लगाया गया 1975 में, पर इसकी शुरुआत कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी। जब 27 फरवरी 1967 को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, तभी इसकी शुरुआत हो चुकी थी। दरअसल इंदिरा गांधी संविधान में 42वां संशोधन करना चाहती थी और इसमें रुकावट डाली जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे सुब्बा राव, उन्होंने इसमें रुकावट डाल दी। तो यहीं से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक बहस छिड़ गई थी। यहीं से सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट चल चुका था। विपक्षी भी इसी के साथ आगे बढ़ रहे थे, वो एक नारे के साथ आगे बढ़ रहे थे जिसमें इंदिरा हटाओ का नारा वो बार बार लगा रहे थे। नतीजा यह आया कि 1967 के बाद 3 सालों के अंदर 1971 में जो मध्यावधि चुनाव थे वो होने वाले थे। विपक्षी भी अपनी तैयारी के साथ चले, वहीं जो नतीजा था वही इंदिरा गांधी भी अपनी तैयारी के साथ चली और एक नारा उन्होंने उठा लिया था कि ये लोग चाहते हैं, मैं चाहती हूँ गरीबी हटाना और ये चाहते हैं इंदिरा हटाना। मैं चाहती हूँ गरीबी हटाओ, मैं बोलती हूँ गरीबी हटाओ और ये बोलते हैं इंदिरा हटाओ। इसी के साथ इंदिरा गांधी आगे बढ़ी। नतीजा यह हुआ कि लोकसभा चुनाव 520 सीटों पर हुए थे। इसके चलते कांग्रेस की जीत हुई और 352 सीटों को कांग्रेस ने अपने हाथों हथिया लिया। इसी के चलते पर इस चुनाव में 54 पार्टियों ने अपना भाग्य आजमाया था, पर इसके चलते भी इन लोगों की नज़र थी सिर्फ एक सीट पर, जो कि रायबरेली की सीट थी, इंदिरा गांधी की सीट थी। अपने विपक्ष में विपक्षियों ने उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जो समाजवादी आंदोलन से निकले थे, जिनका नाम था राजनारायण, उनको उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया, जिसके बाद भी इंदिरा गांधी की ही यहाँ पर जीत हुई। वहीं राजनारायण को अपनी हार बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर एक याचिका दर्ज की, जिसमें उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने अनुचित तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश की है और चुनाव जीती है। इसके चलते चाहे कुछ भी हो, भारी बहुमत यानी कि प्रचंड बहुमत पाकर इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी थी। मार्च 1971 में यह चुनाव खत्म हुए। इसके अलावा 1971 में ही दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, जिसके बाद युद्ध के कारण भारत में महंगाई और भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत जोर पड़ा। महंगाई बढ़ने लगी, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी। युवकों ने एक समाजवादी नेता जिनका नाम था प्रकाश नारायणन, उनके पीछे अहिंसक ढंग से पढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में छात्रों ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। जनवरी 1974 को यह आंदोलन शुरू हुआ और जेपी साहब के नेतृत्व में इस आंदोलन को किया गया, जिसमें
पुलिस की कार्यवाही से यह आंदोलन बहुत ही हिंसक हो गया और भी ज्यादा भड़क गया। इस आंदोलन की आग गुजरात से होते हुई पटना, बिहार की राजधानी पटना तक जा पहुंची, जिसके चलते बहुत से ऐसे हिंसक आंदोलन किए गए और पटना से गुजरात और पटना के बाद यह पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैलने लगा। इसके अलावा जेपी के नेतृत्व में चला यह आंदोलन, इसने राजनीति का रुख ही बदल दिया। वहीं इंडिया इज इंदिरा, इस बात को कहा जाता था, इसका रुख ही पलट दिया। इस आंदोलन ने न सिर्फ राज्य की कांग्रेस बल्कि केंद्र जो सरकार थी, केंद्र की सरकार को भी हिला कर रख दिया, जिसके चलते अब एक तरफ आंदोलन और दूसरी तरफ इंदिरा का चल रहा केस था। अब इंदिरा किसको देखे? इंदिरा के इस केस को हाई कोर्ट, जो कि जज जगमोहन सिन्हा थे, उसके कोर्ट में चला गया। जज पर भी बहुत ही प्रेशर था। इस केस के चक्कर में उन पर बहुत ही प्रेशर बनाया गया, पीछे के दरवाजे से उन पर प्रेशर बनाया गया, जिसके चलते यह केस 4 साल तक चला। और इस प्रेशर के चलते जज साहब ने यह ऐलान कर दिया कि 12 जून 1975 को इस केस पर फैसला सुनाया जाएगा। 12 जून 1975 इंदिरा पर लगे हुए 2 भ्रष्टाचार के आरोप सही साबित हुए, जिसके चलते जज ने फैसला सुनाया और इंदिरा को 6 साल तक कोई भी चुनाव न लड़ने के लिए प्रतिबंध कर दिया। इसके अलावा उनके प्रतिद्वंदी जो थे राजनारायण, उनको चुनाव में विजयी बता दिया गया, जिसके चलते प्रधानमंत्री आवास पर भीड़ जुटने लगी। इंदिरा का सबसे पहला निर्णय इस फैसले के बाद था कि वह इस्तीफा दे देंगी, लेकिन जो आर.के. धवन इंदिरा के सबसे करीबी माने जाते थे, उन्होंने जो है अदालत के फैसले को नहीं माना और पश्चिम बंगाल के उस समय पर सीएम हुआ करते थे सिद्धार्थ संकर्य, वो सीएम हुआ करते थे। साल 2015 में एक टीवी इंटरव्यू में धवन ने यह दावा किया कि इंदिरा गांधी का कोई प्लान नहीं था, इमरजेंसी के लिए उनकी कोई भूमिका नहीं थी। यह जो भूमिका निभाने वाला व्यक्ति था वो पश्चिम बंगाल के सीएम थे। इसके अलावा जो दूसरा दावा, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी.आर. कृष्णन अय्यर, उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सही साबित कर दिया, सही करार देते हुए जो इंदिरा गांधी को सांसद के तौर पर सुख सुविधाएं और जो भी सुविधाएं मिलती थी उन पर बैन लगा दिया, उन पर रोक लगा दी। इसके अलावा दूसरी तरफ जेपी ने जो हमले चालू किए थे, आंदोलन किया था, वह पूरे देश में आग की तरफ फैल गया था, जिसके बाद स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो ने अपनी किताब रेड साड़ी में लिखा है कि इंदिरा इस्तीफा देना चाहती थी, पर उनके बेटे जो संजय गांधी थे उन्हें रोक लिया। संजय गांधी ने उन्हें एक कमरे में लेके गए और उन्होंने कहा कि अगर आप इस्तीफा देंगे तो विपक्ष आपको जेल में डाल देगा। तो इंदिरा गांधी को यह बात सही भी लगी और उन्होंने संजय गांधी की यह बात मान ली और इस्तीफा नहीं दिया। 25 जून 1975 को रामलीला मैदान, दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी की एक रैली और बड़ा आंदोलन होना तय था, जिसकी खबर पूरे देश में ना फैले इसलिए रात में ही बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई, पर पीएम आवास पर कुछ और ही चल रहा था। इसके तहत रात में ही आर.के. धवन के कमरे में बैठकर जो 2 ओम मेहता और संजय गांधी, इन लोगों ने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिनको कल गिरफ्तार किया जाने वाला है और रातों रात राष्ट्रपति से आपातकालीन के पर्चे पर सिग्नेचर ले लिए गए, जिसके चलते एक शिकंजा कसा गया। इसके बाद दूसरे दिन आकाशवाणी पर इंदिरा गांधी थी और अपने पूरे देश को संबोधित कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, देश में राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन स्थिति लगा दी गई है, इससे आतंकित होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद देश में आपातकालीन लगा दिया गया। इसके बाद इसका आधार वो प्रावधान था जो धारा 352 के तहत है, जिसमें पहला जो नियम है वो ये है कि इंदिरा जब तक चाहे सत्ता में रह सकती हैं। दूसरा, लोकसभा विधानसभा के लिए चुनाव की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, मीडिया अखबार सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकती। और चौथा, सरकार कैसा भी कानून पास कर सकती है। जिसके बाद पूरे देश में इन लोगों की सत्ता चलने लगी, जिसके बाद
इस आंदोलन में जेपी सहित 600 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बड़े नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और जेपी जैसे बड़े नेता भी शामिल थे। देश के अखबारों को मना कर दिया गया सरकार के खिलाफ छापने के लिए, पर विदेशी मीडिया इस पर नहीं रुकी, जिस पर विदेशी मीडिया यानी कि विदेशी पत्रकारों पर यहाँ पर जोर जबरदस्ती बनाई गई कि वो देश छोड़कर चले जाएं। इसके बाद संजय गांधी की बात की जाए तो संजय गांधी की उस समय पर पूरी चलती थी। संजय गांधी ने 5 सूतली बम का इस्तेमाल किया। इस सूतली बम में 5 सूतलियां थी। उन्होंने परिवार नियोजन, पहली परिवार नियोजन, वयस्कों की शिक्षा, दहेज प्रथा पर रोक, जाति प्रथा उन्मूलन और पेड़ लगाना, दिल्ली के शुद्धिकरण के नाम पर तो संजय गांधी ने एक ही दिन में झुग्गियों को भी साफ करवा दिया गया था। इसके अलावा बात करें संजय गांधी के एक और एजेंडे के बारे में तो उन्होंने जो जनसंख्या नियंत्रण थी उसमें पुरुषों की नसबंदी भी करानी शुरू कर दी, जिसमें 19 महीनों में 83 लाख लोगों की नसबंदी कराई गई। कई जगहों पर तो जबरदस्ती पुरुषों को पकड़ कर उनकी नसबंदी कराई जाती थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 60,000 लोगों की नसबंदी 3 हफ्तों के अंदर करा दी, जिसके बाद और भी जो राज्यों की सरकारें थी उन पर भी प्रेशर बनाया गया, जिसके तहत 19 महीनों में पूरे देश में 83 लाख लोगों की नसबंदी करा दी गई। इन पुरुषों पर क्या बीती थी, इनको लालच भी दिया जाता था, एक रेडियो का, एक तेल का और बहुत सी चीज़ों का लालच भी दिया जाता था, जिसके तहत इनकी नसबंदी कराई जाती थी। इसके बाद पता नहीं कैसे इंदिरा गांधी का मन पिघला और 1977 में उन्होंने लोकसभा चुनाव कराने का फिर से फैसला किया। 21 मार्च और जो विपक्षी दल के नेता जेल में बंद थे उन्हें भी रिहा कर दिया गया, पर सारे नहीं, हालांकि अभी भी कुछ इसमें जेलों में कैद थे। इसके बाद 21 मार्च 1977 को आपातकालीन जो स्थिति थी उसको हटा दिया गया, आपातकालीन को हटा दिया गया, क्योंकि 16 से 20 मार्च को यहाँ पर चुनाव जो है खत्म हुए। इसके बाद जनता दल पार्टियों को जबरदस्त जीत हासिल हुई, जिसमें लोकसभा की 298 सीटें जनता दल के पास गए और कांग्रेस 154 सीटों पर सिमट के रह गई, जिसके तहत प्रचंड बहुमत जनता दल को मिला और सरकार भी उन्हीं की बनी। जिसके बाद ये जो आपातकालीन स्थिति थी इसको हटा दिया गया। इसके बाद जनता दल भी कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। कांग्रेस की फिर से सरकार आई 1980 में फिर से चुनाव हुए और प्रचंड बहुमत 353 सीटों के साथ कांग्रेस की जीत हुई। पर देश में कभी भी कांग्रेस की अच्छी स्थिति नहीं रही है। यह आपातकालीन स्थिति देश की जनता के लिए एक बुरा सपने की तरह साबित हुई। ऐसा उनके मन पर गहरा प्रभाव डाल के गई, जिसको याद करके तब के व्यक्ति आज भी शहर जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।